कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स की। कौन से बोर्ड के लिए? यूपी बोर्ड 2024 के लिए। हमने ठाना है कि फिजिक्स में आप सभी को 90+ दिलाना है। आप कहोगे कि आप फेंक रहे हो। जी नहीं, बिल्कुल फेंक नहीं रहा हूँ। जितनी वीडियो इससे पहले फिजिक्स पर बनी है जाकर पहले उनको देखो ढूंढकर, और इस वीडियो को देखो, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि मैं फेंक रहा हूँ कि नहीं फेंक रहा हूँ। ठीक, ध्यान दीजिए। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको 5 महत्वपूर्ण नियम फिजिक्स में बताने जा रहे हैं, और ये मैं आपको पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इसमें से आपके 3 नियम जो है बोर्ड एग्जाम में जरूर फंसेंगे। पहले वो 5 नियम कौन कौन से हैं उनको हम देख लेते हैं, और फिर 5 नियम को एक एक करके आप सभी को पूरा विस्तार से जब तक तैयार नहीं होगा तब तक समझाते हैं। ठीक, तो देखिए 5 नियम कौन कौन से हैं। पहला कूलाम का नियम, दूसरा गास का नियम, तीसरा किरचॉफ का नियम, चौथा बायो-सेवर्ट का नियम, और 5वां एम्पियर का नियम। कूलाम, गास, किरचॉफ, बायो-सेवर्ट और एम्पियर, इन सब के नियम को हम यहाँ पर जो है एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तब लाइक करें, उससे पहले लाइक करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो पहला नियम यहाँ पर हमारे सामने आ चुका है, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम ध्यान से देखिए। पहले मैं थोड़ा सा इसको समझा दे रहा हूँ, फिर ये परिभाषा आपके दिमाग में अगर ना छपे तो बताना। देखिए, ये एक आवेश है और यह भी एक आवेश है। इसका नाम Q1 है, इसका नाम Q2 है। दोनों के बीच की कितनी दूरी है? स्मॉल r दूरी। कूलाम नामक वैज्ञानिक ने कहा था अगर ये दोनों धन आवेश होंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी उनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। और दोनों अगर एक धन और एक ऋण होगा तो आकर्षित करेंगे। तो या तो इसमें पता चला कूलाम को, या तो इनमें आकर्षण बल लगेगा तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। उसी बल का नाम कूलाम ने क्या रख दिया? वैद्युत बल। तो जो वैद्युत बल है इसके बीच लगने वाला, वो इसके आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है, और दूरी जितनी दूरी बढ़ेगी उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी बल घटता चला जाएगा। तो क्या है पूरा नियम? ध्यान से देखते। किन्हीं 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल। फिर सुनो, किन्हीं 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। किन्हीं 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक बार और सुनिए। किन्हीं 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चित्र बनाइए। तो यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई r²। प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कोई ना कोई नियतांक आएगा। यहाँ पर नियतांक 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई r²। तो ये हो गया हमारा किसका नियम? कूलाम का नियम। नेक्स्ट हमारा क्या था? गास का नियम। चलिए गास का नियम देखते हैं। तो देखिए गास का नियम क्या है, लिखा है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला। बंद पृष्ठ का मतलब होता है कि आवेश ऐसे जगह पर रहे जिसके चारों ओर का पृष्ठ क्या हो? बंद हो, और उससे गुजरने वाला फ्लक्स दैट मीन्स वैद्युत बल रेखाएं, उसी को हम फ्लक्स बोलते हैं। ठीक, तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। फिर सुनो, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, यानी उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। फिर से सुनिए, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε गुना होता है, यानी ये वैद्युत फ्लक्स जो है उस आवेश का 1/ε गुना है। तो गास की प्रमेय ये है। तो इस तरह से गास का प्रमेय भी आप सभी का तैयार हो गया। नेक्स्ट हमारा है किरचॉफ का नियम। किसका नियम? किरचॉफ का नियम। तो देखिए हमारे सामने किरचॉफ का नियम आ चुका है। किरचॉफ के नियम में क्या लिखा है?
किरचॉफ के वैद्युत परिपथ संबंधी दो नियम, यानी किरचॉफ के कितने नियम हैं? दो नियम। प्रथम नियम अथवा संधि नियम बोला जाता है, द्वितीय नियम अथवा लूप का नियम बोला जाता है। प्रथम नियम अथवा संधि नियम बोला जाता है, द्वितीय नियम अथवा लूप का नियम बोला जाता है। ये बात ध्यान दीजिए, किरचॉफ के नियम की बात है। अब यहाँ पर जो है किरचॉफ का प्रथम नियम या संधि का नियम क्या है, ध्यान से देखिए। पहली बात तो यहाँ दृष्ट धारा हटा कर परिभाषा पढ़ेंगे तो और सरल हो जाएगा। दृष्ट धारा हमने लिख दिया था, लेकिन अब आप दृष्ट धारा हटा कर पढ़िए। किसी वैद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली, किसी वैद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली, किसी वैद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। देखिए ये संधि है, इस पर देखिए I1 धारा जा रही है, I2 धारा जा रही है, I3 धारा जा रही है और यहाँ से I4 निकल रही है, I5 निकल रही है। तो इन सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग है सिग्मा I बोलते हैं उसको, बराबर क्या आएगा? 0। यानी जब इनको जोड़ेंगे I1 + I2 + I3 और ये सब माइनस में हो जाएगा तो टोटल योग कितना आएगा? 0। माइनस वालों को उधर भेज देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। और यह नियम किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। किसके ऊपर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपका है, इतना पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अब हम द्वितीय नियम की बात करेंगे, किरचॉफ के द्वितीय नियम की बात करेंगे। देखिए तो किरचॉफ का द्वितीय नियम अथवा लूप का नियम बोला जाता है किसी वैद्युत परिपथ के बंद पास, किसी वैद्युत परिपथ के बंद पास अथवा लूप के विभिन्न खंडों में, किसी वैद्युत परिपथ के बंद पास अथवा लूप के विभिन्न खंडों में प्रवाहित धाराओं, देखो प्रवाहित धाराओं एवं उनके संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग, I और R का मतलब धारा और प्रतिरोध का गुणनफल और सिग्मा का मतलब योग, तो बीजगणितीय योग उस पास में कार्य करने वाले समस्त वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। फिर से सुनिए, फिर चित्र में समझाते हैं। किसी वैद्युत परिपथ के बंद पास अथवा लूप के विभिन्न खंडों में प्रवाहित धाराओं एवं उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में कार्य करने वाले समस्त वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जैसे देखिए ये हमारा है, तो इस नियम को कैसे लगाएंगे? इस बंद पास की बात करें, जैसे ये देखिए एक बंद पास है, तो इसमें धारा I1 I2 का गुणनफल, फिर जोड़ेंगे I1 और धारा और प्रतिरोध का गुणनफल I1 R1, फिर इसी पास में जो है I2 धारा और R2 का गुणनफल जो है I2 R2, ठीक, इनका गुणनफल जोड़ेंगे, वो किसके बराबर होगा? E1 + E2 के। ऐसे इसमें देखेंगे तो इसमें I2 R2 हो जाएगा प्लस I1 + I2 × R3 बराबर हो जाएगा किसके? E2 के। तो ये होता है किरचॉफ का जो है द्वितीय नियम। आप चाहें तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। अब हम बात करेंगे बायो-सेवर्ट का नियम। चूंकि हम एक नंबर के प्रश्नों की बात कर रहे हैं इसलिए बायो-सेवर्ट में इतना ही बताएंगे। अगर आपको बायो-सेवर्ट का आपको डेरिवेशन चाहिए तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में फिजिक्स के सारे डेरिवेशनों का लिस्ट है, वहाँ पर से जाकर अच्छे से देख लीजिए। इतना सरल और इतना गजब तरीके से मैंने बताया ना, मज़ा ही आ जाएगा, जाकर देखते काहे नहीं। तो देखिए बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट के नियमानुसार किसी धारावाही अल्पांश, मतलब कोई तार है उसमें धारा बह रही है तो उसके छोटी सी लंबाई को जो है हम अल्पांश बोलेंगे। तो धारावाही अल्पांश आइडियल के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार क्या होता है? किसी धारावाही अल्पांश आइडियल के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B = क्या होता है? μ0/4π × आइडियल sin θ/r², जहाँ μ0 क्या है? निर्वात की चुंबकशीलता। μ0 क्या है? निर्वात की चुंबकशीलता। अब इसके बाद हमारा एक लास्ट नियम बचता है जो कि क्या है? एम्पियर का नियम। बहुत बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, तो अब हम क्लियर करेंगे एम्पियर का नियम। एम्पियर का नियम जो है उसका नोट्स नहीं बना पाए हैं, उसके लिए हमें बहुत बहुत खेद है, लेकिन आपको नियम ज़रूर समझाएंगे। आप हेडिंग डालेंगे एम्पियर का परिपथी नियम। एक्चुअल में एम्पियर का जो नियम है वो परिपथी नियम के नाम से जाना जाता है। क्या कहता है ये नियम? चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण वेक्टर B, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण वेक्टर B का किसी बंद वक्र के लिए, जैसे गाउस का नियम होता है वैसे एम्पियर का नियम भी होता है, किसी बंद वक्र के लिए रेखीय समाकल, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण वेक्टर B का किसी बंद वक्र के लिए जो है रेखीय समाकल, यानी इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर B डॉट वेक्टर dl द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल में से होकर प्रवाहित कुल धारा का
म्यू मतलब कुल धारा आई का म्यू 0 गुना होता है। यानी जो क्षेत्र, ये रेखीय समाकल जो होता है वो उस मतलब कि क्षेत्रफल द्वारा घेरे गए कुल धारा का कितना गुना होता है, म्यू 0 गुना होता है। ये किसका नियम है, ये एम्पियर का परिपथी नियम है। तो इस तरह से बच्चों अगर आप लिखते हो तो निश्चित तौर पर आपको पूरे अंक जरूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।